नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 32वां लेक्चर है और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का ये मेरा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य और आंग्ल मराठा युद्धों को। इस लेक्चर को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी आप इस चैनल पे नए हैं और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम का आप पहला या दूसरा वीडियो देख रहे हैं, तो इस क्रैश कोर्स का पूरा शेड्यूल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट की कौन सी क्लास कब जो है शेड्यूल में लगी हुई है, किस तरीके से आपको पूरा ये क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, पूरे सिलेबस को आपको रिवाइज कराएंगे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। ठीक है, इसी क्रम में ये इस क्रैश कोर्स की 32वीं क्लास है और मॉडर्न हिस्ट्री की ये चौथी क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य और आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अगर हम मराठा साम्राज्य के इतिहास को देखें तो मराठा साम्राज्य के इतिहास को हम दो चरणों में बांट करके देखते हैं। पहला तो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने कि सच्चे अर्थों में मराठा साम्राज्य की नींव डाली। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज, जो कि उनके पुत्र थे। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद राजाराम शासक बने, छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र। और राजाराम के बाद शिवाजी सेकंड को राजा बना करके ताराबाई ने अपनी कमान मराठा साम्राज्य की अपने हाथों में ली। तो इसे हम प्रथम चरण कहते हैं, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक जो मराठा साम्राज्य संचालित हुआ उसमें जो क्रम था कि छत्रपति शिवाजी, संभाजी, राजाराम और ताराबाई का, इस काल को हम कहते हैं कि यह मराठा साम्राज्य का प्रथम चरण था। और उसके बाद मराठा साम्राज्य का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जबकि पेशवाओं का शासन काल आया। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, माधवराव, तो ये लोग द्वितीय चरण में आते हैं। और द्वितीय चरण जो मराठा साम्राज्य का है, असल में वो पेशवाओं का ही चरण है, जिसमें कि छत्रपति धीरे 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 प्रभावहीन होते चले जाते हैं। तो अगर हम प्रथम चरण की बात करें, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज से बात करें और हम ताराबाई तक आए, यानी लगभग 1707 तक हम आए, औरंगजेब की मृत्यु के वर्ष तक हम आए, तो ये जो काल है ये हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के तहत पढ़ते हैं। और इसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, शिवम सर पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको पढ़ाएंगे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पेशवाओं के काल को देखना है और 3 आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़े गए हैं उनको देखना है। लेकिन चूंकि हमें पूरी तरह से ये टॉपिक समझ में आए, इसलिए हम इतिहास में पीछे जाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज से हम प्रारंभ करेंगे और मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष से प्रारंभ करेंगे। और बहुत जल्दी में हम चीज़ों को समझ लेंगे और फिर सीधे पेशवाओं पर आ जाएंगे और आंग्ल मराठा युद्ध की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, मराठा साम्राज्य के बनने में एक महत्वपूर्ण घटना तब मानी जाती है जब 1595 ईस्वी में अहमदनगर जो सल्तनत थी, उससे छत्रपति शिवाजी के बाबा, जो पितामह उनके थे, जिनका नाम था मालोजी भोसले, उनको पूना, सुपा और पूना की जागीर और चाकन का किला मिला। तो ये प्रारंभिक बिंदु हम मानते हैं। उसके बाद इनके पिताजी शाहजी बहुत वीर सैनिक थे, योग्य सेनापति थे, लेकिन उनका काम क्या था, तो कभी अहमदनगर, कभी विजयनगर, कभी मुगलों की सेवा वो करते रहे और उसी में वो अपना भविष्य तलाश रहे थे। इसी दौरान 1627 या 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। शाहजी इनके पिता का नाम और जीजाबाई इनकी माता का नाम था। और इन्हीं जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर पड़ा और इन्हीं जीजाबाई की प्रेरणा से हिंदवी स्वराज की तरफ ये बढ़े और जितनी भी जो है
इन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया, उसमें इनकी माता का बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत वो थी। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने धीरे धीरे एक जागीरदार से शुरू करके एक अपने मृत्यु तक 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो उन्होंने एक ठीक ठाक साम्राज्य खड़ा कर दिया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज अगले छत्रपति बने। हालांकि 9 वर्षों तक संभाजी महाराज ने बहुत सफलतापूर्वक मुगलों का सामना किया। पूरा औरंगजेब दक्षिण में आकर 25 वर्ष बैठ ही गया, लेकिन 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर के युद्ध में हरा करके बंदी बना लिया गया और बहुत यंत्रणा देकर के औरंगजेब के द्वारा उन्हें मार दिया गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो 1689 में उनके छोटे भाई राजा राम गद्दी पर बैठे और 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक राजा राम के हाथ में मराठा साम्राज्य की कमान थी। हालांकि मराठा साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। 1700 ईस्वी में राजा राम की भी मृत्यु हो गई और जब राजा राम की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र शिवाजी सेकंड मराठा साम्राज्य के शासक बने और उनकी मां जो ताराबाई थी उनकी संरक्षिका बनी और उन्होंने ही मूलतः मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली 1717 तक। 1717 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल गद्दी पर बैठा और बहादुर शाह प्रथम ने ये किया कि साहू जी महाराज को और उनकी माताजी को उसने छोड़ने का काम किया। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1689 में संभाजी के पुत्र साहू और उनकी मां जिनका नाम था येसुबाई, इन दोनों को मुगलों ने पकड़ लिया था और 1689 से ही संभाजी के पुत्र साहू और उनकी मां येसुबाई मुगलों की कैद में थे। और जब 1707 में औरंगजेब मर गया तो उसके का पुत्र बहादुर शाह प्रथम मुगल गद्दी पर बैठा। उसने ये तय किया कि हम जो है साहू को छोड़ देंगे। तो जब साहू को मुगल दरबार से छोड़ा गया, यानी वो एक प्रकार से नजरबंद थे, तो उनको जब छोड़ा गया तो वो मराठा साम्राज्य की तरफ बढ़े, जिसका ताराबाई ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो लड़का 17-18 साल से और बचपन में ही साहू जी महाराज मुगलों की कैद में चले गए थे, तो जो लड़का बचपन से ही मुगलों के कैद में है वो असली साहू है कि नहीं है, या उसकी विचारधारा क्या है, वो तो मुगल प्रभाव में ही पल रहा है और बचपन से ही गया है। ऐसा तो नहीं था कि वो युवक था तब पकड़ा गया। तो बच्चे के अंदर जो है अलग तरह के संस्कार भरने आसान है। तो इन्होंने विरोध किया कि हम उसको राजा नहीं मानेंगे। बाकी जनता ने ये माना कि नहीं, यही शासक हैं, यही संभाजी के पुत्र हैं, तो इन्हीं को राजा बनना चाहिए, इन्हीं की अधिकारिता हम उनको मानते हैं। तो अंत में ताराबाई और साहू के बीच खेड़ का युद्ध हुआ, लेकिन अधिकतर सरदारों ने साहू जी महाराज का साथ दिया। चूंकि वो संभाजी महाराज के पुत्र थे तो साहू जी महाराज खेड़ के युद्ध में विजयी हुए और यहां से ताराबाई अपने पुत्र को लेकर के चली गई कोल्हापुर। तो अब मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। तो एक उत्तर में साहू बैठे, जो मेन गद्दी थी मराठों की उस पर छत्रपति साहू बैठे, और जो कोल्हापुर में अब नई गद्दी स्थापित हो गई उस पर जो है शिवाजी सेकंड गद्दी पर बैठे और वहां पर भी प्रभाव किसका था? ताराबाई का था। हालांकि 1714 में शिवाजी सेकंड को हटा करके वहां पर संभाजी द्वितीय गद्दी पर बैठ गए कोल्हापुर वाले गुट में, और यहां सतारा पर साहू महाराज बैठे। अब मराठा साम्राज्य 2 हिस्से में हो गया। ठीक है, अब यहां से पेशवाओं का इतिहास प्रारंभ होता है। चलिए अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने बताया कि खेड़ के युद्ध के बाद साहू मराठा गद्दी पर बैठ गए हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं। तो 1708 में साहू मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन गए। ठीक है, और इसी वर्ष साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना कार्ते बनाया। सेना कार्ते यानी सेनापति के समकक्ष का एक पद था, उसका निर्माण साहू जी महाराज ने किया और उस पद पर किसे बिठाया? तो उस पद पर इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को बिठाया, और जो कि 1713 में मराठा साम्राज्य के पेशवा बन गए। ठीक है, मराठा साम्राज्य में पेशवा का मतलब होता था, जैसे छत्रपति शब्द का प्रयोग होता था, राजपूतों में राजा शब्द का प्रयोग होता था, तो उसी तरीके से महाराष्ट्र में छत्रपति शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, राजा के लिए। और
इधर प्रधानमंत्री का पद होता था जो सेकेंड लाइनअप में होता था मराठा साम्राज्य में, उसे पेशवा कहते थे। पेशवा कौन है? तो छत्रपति के पास के बाद दूसरा सर्वोच्च अधिकारी है मराठा साम्राज्य का। तो बालाजी विश्वनाथ के उदय को हम देखें तो 1708 में बालाजी विश्वनाथ साहू की सेवा में आए। ठीक है, इससे पहले कहते हैं कि ये धन्नाजी जाधव के सेवा में थे और कोंकण के ये चित्पावन ब्राह्मण थे। इतनी जानकारी इनके बारे में मिलती है। ठीक है, 1713 में ये मराठा साम्राज्य के पेशवा बने। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि मराठा साम्राज्य को हम 2 चरणों में देखते हैं। पहला चरण छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू होता है और दूसरा चरण साहू के शासनकाल में बालाजी विश्वनाथ से शुरू होता है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि सेकेंड संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य का सेकेंड संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे कि सेकेंड संस्थापक मराठा साम्राज्य के बालाजी विश्वनाथ थे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य को छोड़ करके गए थे, वो उतना मजबूत मराठा साम्राज्य अब बचा नहीं था। संभाजी महाराज थे, कंसोलिडेट उन्होंने किया, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। फिर राजा राम के समय में तो बहुत बुरी स्थिति थी। जिंजी के किला में मुगलों ने 8 साल तक छत्रपति को घेरे रखा। उनके परिवार के, संभाजी महाराज के पुत्र को भी बंदी बना लिया। तो बड़ी स्थिति कमजोर हो गई थी। और उसके बाद तो फिर जब साहू मुगल कैद से आजाद हुए तो 2 मराठा साम्राज्य हो गया। एक कोल्हापुर में स्टेब्लिश हो गया, एक सतारा में स्टेब्लिश हो गया। तो बड़ी जो है धीरे धीरे वीक हो रहा था मराठा साम्राज्य। उस समय मराठा साम्राज्य को संभालने का काम बालाजी विश्वनाथ ने किया। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ के कार्यकाल में क्या क्या हुआ? तो जितने बागी सरदार थे उनको दबाया गया। किसी को कूटनीति से दबाया गया, किसी को युद्ध से और किसी को संधि से। ठीक है, और पुनः मराठा साम्राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया गया। एक विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है मराठा हिस्ट्री में और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह मराठों का मैग्ना कार्टा था, वो था 1719 में, जब मैंने आपको बताया था मुगलों के लेक्चर में कि फर्रुखसियर, जिसे घृणित कायर कहा गया, उसे सैयद बंधुओं नाम के 2 भाइयों ने गद्दी पर बिठाया था। लेकिन फर्रुखसियर जब गद्दी पर बैठ गया तो वो सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगा। और ऐसे छटपटाहट में उसने ये तय किया कि सैयद बंधुओं को रास्ते से हटा दिया जाए। और ये बात सैयद बंधुओं को पता चल गई तो सैयद बंधु ये प्लानिंग हुआ कि अब जो है मराठा सैनिकों की मदद लें और फर्रुखसियर की हत्या कर दें। ठीक है, तो सैयद बंधुओं के निमंत्रण पर मराठा सैनिक दिल्ली गए और मुगल सम्राट फर्रुखसियर की हत्या में इन्होंने भाग लिया। तो 2 चीजें हुई। एक तो मराठा सेनाएं अब दिल्ली में पहुंच गई, दिल्ली की सारी स्थिति को उन्होंने देखा। और दूसरा ये कि सैयद बंधुओं के द्वारा ही हत्या की गई फर्रुखसियर की, लेकिन मराठा सैनिक भी उसमें शामिल थे और इसके बदले में उन्हें बहुत सारी अधिकारिता मिली। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं, मैंने उसकी हत्या के बाद एक संधि हुई जिसे दिल्ली की संधि कहते हैं। हालांकि इस संधि की शर्त तो पहले ही तय हो गई थी, लेकिन बस केवल रफी-उद-दर्जात से, जिसको फिर सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को मारा तो रफी-उद-दर्जात को गद्दी बैठाया, तो उससे बस सहमति लेनी थी। तो दिल्ली की संधि हुई। किसके बीच हुई? तो मुगल बादशाह रफी-उद-दर्जात और छत्रपति साहू जी के बीच ये संधि हुई। हालांकि संधि कौन कर रहा है? तो ये संधि कर रहे हैं दिल्ली में इस समय है बालाजी विश्वनाथ, वही संधि कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या मिला? बहुत सारे लाभ मिले मराठों को। तो मराठों को दक्कन के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिला। मैंने आपको बताया किसी राज्य के भू राजस्व का 1/4 हिस्सा जो मराठे लेते थे। क्यों लेते थे? तो इस पर बहुत विवाद है, लेकिन यह है कि सुरक्षा के लिए, कि भाई हम जो है आपको प्रोटेक्शन देंगे और इस प्रोटेक्शन के लिए आपको हमें चौथ देना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मराठे स्वयं से किसी राज्य की रक्षा करने के लिए टैक्स लेते थे कि भाई अगर तुम नहीं चौथ दोगे तो हम लूट मार करेंगे। ठीक है, तो चौथ ये है। और सरदेशमुखी कौन है? कि उस राज्य की संपूर्ण आय का 10%, ये सरदेशमुखी है। तो ये माना गया मुगल बादशाह द्वारा कि मराठों को दक्कन के 6 सूबों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार होगा। तो ये चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार केवल पैसे से जुड़ा नहीं था, केवल आर्थिक नहीं था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मराठों की पकड़ है, उनका होल्ड दक्षिण में मजबूत है, उनको दक्षिण में कोई चुनौती नहीं दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र के शासक के रूप में साहू को मान्यता मिली। तो यह पहला मामला था कि किसी मुगल बादशाह ने
किसी मराठा छत्रपति को राजा की शासक की उपाधि दी। औरंगजेब कभी भी शासक की उपाधि नहीं दिया छत्रपति शिवाजी महाराज को, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत शपथ ग्रहण जब उन्होंने राजा के रूप में, छत्रपति के रूप में लिया, तो बहुत बड़ा समारोह उन्होंने किया है। उसके बाद भी कभी भी औरंगजेब उनको शासक नहीं मानता था। और इसका मतलब यह है कि आज के समय में आप ये समझिए, इस बात का मूल्य यह है कि कोई देश बन जाए और संयुक्त राष्ट्र उसको देश की मान्यता ना दे, अमेरिका कहे कि ये देश नहीं है, जापान कहे कि ये देश नहीं है, जर्मनी कहे कि ये देश नहीं, तो उस देश का मतलब क्या है? तो जब मुगल इतने मजबूत स्थिति में आ गए थे कि मुगल जब तक राजा की उपाधि ना, मुगल शासक आपको स्वीकार ना करें, तो जनता भी शासक नहीं स्वीकार करती थी। ठीक है, इसके अब ये तो मिला, अब इसके बदले में मराठों को देना क्या था? तो ये कहा गया कि दक्कन में मराठे 15,000 घुड़सवारों के साथ मुगलों को सहयोग देंगे और मुगल बादशाह को 10 लाख रुपए नजराना देंगे, क्योंकि भाई इतना चौथा और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया है, तो ये तो इनको देना ही चाहिए। ठीक है, अब आइए, अब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई 1720 में, और इसके पश्चात इनके 20 वर्ष के पुत्र थे बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो अब यह प्रश्न हुआ मराठा साम्राज्य में कि अब अगला कौन? और जो व्यक्ति बहुत मजबूत होता है, बहुत काबिल होता है, उसके जाने के बाद तो यह प्रश्न और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ तो बहुत काबिल व्यक्ति थे, बहुत योग्य व्यक्ति थे। तो अब यह हुआ कि कौन? सब लोग देख रहे थे। इन्हीं का 20 वर्षीय पुत्र को छत्रपति साहू ने कहा कि यही अगले मराठा साम्राज्य के पेशवा बनेंगे। और यह जो डिसीजन था छत्रपति साहू का, यह बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन था। तो साहू को अगर एक शासक के रूप में हम देखें, तो एक शासक के रूप में जो योग्यताएं होनी चाहिए थी उस कालखंड के दौरान, मराठा छत्रपति के रूप में उनके पास जो योग्यताएं होनी चाहिए थी, वो योग्यताएं छत्रपति साहू जी महाराज के पास नहीं थी। लेकिन एक योग्यता उनकी इतनी बड़ी थी जिसने कि अन्य विषयों को धूमिल कर दिया, और वो था कि कहा जाता है कि छत्रपति साहू जी महाराज मानवीय गुणों के बहुत बड़े जोहरी थे। वो जानते थे कि कौन हीरा है और कौन कोयला है। तो 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बाजीराव को पेशवा मान लिया, जबकि ये बहुत क्रांतिकारी डिसीजन था। इसी तरह से इनके पिता को भी छत्रपति साहू जी महाराज ही खोज करके लाए थे। पहले उनको सेना करते बनाया और फिर बाद में पेशवा बना दिया। तो मानवीय मूल्यों के बहुत बड़े जोहरी थे साहू जी महाराज। किस व्यक्ति को किस स्थान पर रखना है और उस पर कितना भरोसा करना है, यह सब उन्हें बड़े अच्छे से आता था। और इसीलिए उनके शासनकाल में बाजीराव जैसे लोग हुए। तो एक तो यह विषय हो गया। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि किस पेशवा के शासनकाल से मराठा पद वंशानुगत हो गया? तो सॉरी, पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। तो पेशवा कौन है? पेशवा को छत्रपति नियुक्त करते हैं और छत्रपति ही पेशवा को रिमूव भी करते हैं। हटाने का, बिठाने का, दोनों का की अधिकारिता किसके पास थी? छत्रपति के पास थी। लेकिन बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। यानी अब बालाजी विश्वनाथ के परिवार का ही व्यक्ति पेशवा बनेगा, यह निश्चित हो गया। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय ऐसा नहीं था, संभाजी महाराज के समय ऐसा नहीं था, राजा राम ताराबाई के समय में ऐसा नहीं था। लेकिन अब यह तय हो गया कि जो बालाजी विश्वनाथ के परिवार का व्यक्ति होगा वही अगला पेशवा बनेगा। तो वंशानुगत हो गया। तो इनके मरने के बाद इनका पुत्र जो है पेशवा की गद्दी पर बैठा, और मैंने यहां लिखा है पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरह के चार्ट्स के द्वारा पढ़ने में, टाइमलाइन के द्वारा समझने में चीजें बड़ी आसान होती है, क्योंकि एक क्रम से एक एक बातें दिमाग में बैठती चली जाती हैं। उसके बाद मेरी स्टोरी टेलिंग आपको इसे रिवाइज करते हुए और आसान करेगी। तो इनके पास क्या चुनौतियां थी? तो अनेक मराठा सरदार चाहते थे कि हमें स्वायत्तता मिले। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवाजी सेकंड के बाद कोल्हापुर में शंभूजी द्वितीय गद्दी पर बैठ गए थे। शंभूजी द्वितीय जो है परेशान करते थे, वो हैदराबाद के निजाम से गठजोड़ करते थे और जो है साहू को परेशान करते थे, तो ये भी कर रहे थे। और इसके बाद वहाँ बड़ा पावरफुल एक व्यक्ति था निजाम-उल-मुल्क आसफ जहाँ, जो कि हैदराबाद का निजाम था। जब
स्थिति मुगलों की डगमगाने लगी मोहम्मद शाह रंगीला के समय, तो जैसे अवध स्वतंत्र हो गया, जैसे बंगाल स्वतंत्र हो गया, उसी तरह से हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। तो ये सारी चुनौती थी। इसी दौरान जो है पाल खेड़ का एक युद्ध हुआ, बड़ा प्रसिद्ध ये युद्ध हुआ। बाजीराव पेशवा के युद्ध कौशल का, उनकी कूटनीति का ये जो है चरम सफलता माना जाता है, पालखेड़ का युद्ध। और इस पालखेड़ के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया। उस समय हैदराबाद का निजाम ताकत के दृष्टिकोण से कम बाजीराव प्रथम से दुगुना या तिगुना स्थिति में था ही, लेकिन उसके बाद भी मुगल साम्राज्य का वो बहुत बड़ा सैन्य कमांडर था, बहुत बड़ा सैन्य कमांडर था। और इतना बड़ा सैन्य कमांडर था कि जब उसने कब्जा कर लिया हैदराबाद में, तो फिर जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। तो बहुत बड़ा सैन्य कमांडर था। इससे टकराने की शक्ति एक 28 साल के लड़के में होगी, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि पालखेड़ का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें एक बूंद भी रक्त नहीं गिरा, और उसके बाद पूरी तरह से निजाम ने सरेंडर किया। इतने स्टैटिक, इतने अच्छी तरीके से घेरा गया निजाम को कि मतलब निजाम की स्थिति एकदम डमाडोल हो गई और उनको संधि करनी पड़ी। तो पालखेड़ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? हैदराबाद के निजामो मुल्क आसफ जहां के बीच और बाजीराव पेशवा के बीच। और इस युद्ध के बाद संधि हुई जिसे हम कहते हैं मूंगी सिवगांव की संधि। यह सब पूछा जा सकता है आपसे, मूंगी सिवगांव की संधि। इसमें क्या हुआ? तो साहू को चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिला। अब यहां देखिए बार बार एक एक चीज रिपोर्ट। अब यहां क्या है, यहां 6 सूबों में चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। तो अभी की तरह भारत सरकार नहीं था ना कि सब चीजें स्टेबल है। अब पता चला कि यहां पर शासक ने तो दे दिया, मुगल बादशाह ने आपको वसूली का अधिकार, लेकिन अब हैदराबाद का निजाम वही बैठा है, करा कि अरे तुम क्या वसूलोगे, हम यहां पर बैठे हैं। वो चलो मुगल बादशाह ने दे दिया तो दे दिया, उसको प्रेम पत्र की तरह रखे रहो और अपने सीने से चिपकाए रखो, बाकी यहां वसूली नहीं होगी तुम्हारी। तो ये सब भी होता था। अब इनको हराएंगे तभी आप कर पाएंगे। इसके अलावा निजाम ने शंभू जी को मदद ना देने का वचन दिया, तो इसने कहा हम शंभू जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा दक्कन में जो सबसे बड़ी चीज हुई कि मराठा सर्वोच्चता स्थापित हो गई। नहीं तो अभी तक ये था कि भाई ठीक है मराठे शक्तिशाली हैं तो हैदराबाद का निजाम भी तो है, लेकिन अब आमने सामने हो गया और निजामो मुल्क आसफ जहां हार गया और वो भी इतनी बुरी तरह से हार गया, तो अब मराठा सर्वोच्चता स्थापित हुई। ठीक है। इसी दौरान पेशवा का बुंदेलखंड अभियान हुआ 1728 में। ठीक है। तो देखिए बुंदेलखंड में शासन करते थे महाराज छत्रसाल, और महाराज छत्रसाल वैसे तो बहुत वीर थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय उनसे मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करेंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि इस तरह से संघर्ष नहीं हो पाएगा, आप जहां के हैं वहां संघर्ष करिए मुगलों के विरुद्ध। तो मुगलों के विरुद्ध औरंगजेब के शासनकाल में संघर्ष करके छत्रसाल ने एक अपना राज्य बनाया था। लेकिन अब मोहम्मद खां बंगस जो इलाहाबाद का मुगल गवर्नर था, जब उसने बुंदेलखंड को घेरा तो वो बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी स्थिति नहीं थी कि मोहम्मद खां बंगस का वो सामना कर सके। और पूरी तरह से मोहम्मद खां बंगस ने उनको घेर लिया था छत्रसाल को। तो उन्हें अब कोई नाम नहीं सूझ रहा था, तो उन्हें एक ही नाम सूझा बाजीराव पेशवा का, कि बाजीराव पेशवा चाहेंगे तो हमारी मदद होगी, नहीं तो ये मोहम्मद खां बंगस तो तमाम काम, मेरा काम समाप्त कर देगा। तो मोहम्मद खां बंगस के खतरे को देखते हुए बाजीराव पेशवा से मदद मांगी छत्रसाल ने, और उन्होंने 2 लाइन में कहा, जो गति ग्राह गजेंद्र की वो गति हुई है मोरी आज। एक पौराणिक कहानियों में ये मिलता है ना कि जो गजेंद्र नाम का हाथी था उसको जो है एक मगरमच्छ ने जकड़ लिया था और वो पानी में खींच रहा था। तो वो वही कह रहे हैं कि जो गति हुई ग्राह गजेंद्र की वही गति हुई है आज बाजी जात बुंदेल की। बाजी यानी इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा। बाजी जात बुंदेल की बाजी रखियो लाज। तो बाजी जा रही है बुंदेल की, हे बाजीराव हमारी लाज रखो। ठीक है। तो ये उन्होंने चिट्ठी लिखा और कहते हैं कि बहुत फास्ट, देखिए बाजीराव के बारे में मैं बताना चाहूंगा, बाजीराव की ताकत थी इनका बहुत फास्ट मोबिलाइजेशन। मतलब सेनाएं
बहुत तेज चलती थी। कहते हैं कि बाजीराव की सेनाएं एक दिन में 40 मील का सफर तय करती थी, और उस कालखंड में 40 मील का सफर एक दिन में करना बहुत मुश्किल माना जाता था। अन्य सेनाओं के लिए यह असंभव बात थी। और बाजीराव की सेना के बारे में एक बात यह भी कहा जाता है कि वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा नहीं कर सकते। होता है ना कि कभी हम ज्यादा काम करते हैं लेकिन नॉर्मल रूटीन हमारा अलग होता है। कहते हैं कि 10-10, 15-15 दिन तक एक स्पीड को कायम रख करके बाजीराव की सेनाएं चल सकती थी। यानी अगर वो 40 मील प्रतिदिन चल सकती हैं तो वो 10 दिन में 400 मील का सफर तय कर सकती हैं, कि ये नहीं कि एक दिन वो चले। और यही इनका फास्ट मोबिलाइजेशन, तो बहुत जल्दी वो वहां पहुंचे और उसको पकड़ करके हराया मोहम्मद खां बंगस को, और छत्रसाल की इन्होंने मदद की। और इसके बदले में कालपी सागर और झांसी ये छत्रसाल ने मराठों को दिया। तो अब मराठा छावनी के रूप में यह स्थान हो गया। एक हुआ अप्रैल 1731 में वारणा की संधि। ठीक है, इस संधि में शंभूजी द्वितीय ने कहा कि साहू सर्वोच्च है, हम उनके नीचे हैं। तो इनका काम यहां से समाप्त किया बाजीराव ने कि भाई बार बार परेशान मत करो, निजाम के साथ मिलकर के सर्वोच्चता स्वीकार कर लो। तो शंभूजी ने सर्वोच्चता स्वीकार कर ली, कहा कि साहू हमसे सर्वोच्च हैं, और फिर इन दोनों भाइयों में मेलजोल हो गया, आना जाना हो गया। अब देखिए बाजीराव प्रथम के सैन्य अभियान हम आपको बताते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो 1735 पर मालवा पर मराठों का अधिकार हो गया। पूरा मालवा का क्षेत्र, उज्जैन का क्षेत्र, पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र इस पर। इसके अलावा 1737 में मुगल राजधानी दिल्ली की घेराबंदी की गई। बाजीराव के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इतना दुस्साहसिक फैसला लिया कि दिल्ली का घेराव कर लिया, और मोहम्मद शाह रंगीला की स्थिति कांप गई। क्यों? शॉर्ट में मैं बता देता हूं, क्योंकि बाजीराव चल चुका है, यह खबर सबको हो चुकी थी। और बाजीराव चल चुके हैं तो उनको घेरने के लिए जो मुगल सेनापति हैं उनकी पूरी टीम 80,000 की सेना लेकर के रास्ते में बैठी हुई है खाने दौरान के नेतृत्व में, कि बाजीराव आएंगे तो उनको हम घेरेंगे। अब बाजीराव पेशवा ने एक अलग रास्ता ले लिया जिसके बारे में किसी को कल्पना नहीं थी कि उस रास्ते से भी दिल्ली जाया जा सकता है। तो जब दिल्ली में मराठा पहुंचे, कैंप उन्होंने अपना लगाया, तो मोहम्मद शाह रंगीला को लगा कि अगल बगल के कोई लुटेरे होंगे। तो जासूस भेजा गया, तो जासूस ने तस्दीक किया और कहा ये मराठे हैं। अब ये सुनते ही मोहम्मद शाह रंगीला का होश ठिकाने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि अच्छा ये जब यहाँ दिल्ली आ गया है तो इसने 80,000 की फौज रास्ते में हरा दी है, तब तो आया है। हमारी फौज हार गई होगी तब तो आया। किसी को यह दिमाग में नहीं था कि ये दूसरे रास्ते से आ गए, क्योंकि वो रास्ता था ही नहीं जनरल। लेकिन मैंने बताया ना कि मोबिलिटी बहुत बड़ी ताकत थी बाजीराव पेशवा के बारे में। तो मुगल राजधानी दिल्ली को 3 दिन तक बाजीराव पेशवा ने घेरा हुआ था, और उस समय तक ये बहुत बड़ा घटनाक्रम माना जाता था, क्योंकि 1739 में कितने कमजोर है मुगल ये पता चला था। 1737 तक नहीं पता चला था, जब नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगलों को धूल चटाई। 1738 में फिर से निजाम को भोपाल के निकट हराया गया। फिर से निजाम को ऐसी घेरबंदी कर दी गई कि फिर निजाम को संधि करनी पड़ेगी। ठीक है, और 1738 में अंतिम रूप से गुजरात को मराठा साम्राज्य में मिलाया गया। और बाजीराव के बारे में यह भी है कि इन्होंने केवल भारतीय शक्तियों से ही विजय नहीं प्राप्त की, इन्होंने विदेशी शक्तियों को ही भी हराया। इनके भाई चिंपाजियप्पा, उन्होंने 1739 में पुर्तगालियों से बसीन को भी जीता था। ठीक है, तो धीरे धीरे आप समझिए कि जो मराठा पेशवा हैं बाजीराव, वो नए नए क्षेत्र ऐड ऑन कर रहे हैं। कहां? मराठा साम्राज्य में। अब मराठा साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, और जब मराठा साम्राज्य बढ़ता जा रहा है तो धीरे धीरे उस मराठा साम्राज्य में जो नए क्षेत्र आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, उस पर किसी को प्रशासन दिया जा रहा है, और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य परिसंघ बनने की तरफ, फेडरेशन बनने की तरफ चल रहा है। हम मराठा परिसंघ को देख लेते हैं कि मराठा परिसंघ में कौन कौन था। जैसे मैंने बताया कि नया क्षेत्र आया तो वहां का प्रशासन करने के लिए किसी की आवश्यकता होगी, और जब आवश्यकता होगी तो वहां पर किसी को बैठाया जाएगा। जैसे बड़ौदा के गायकवाड़, तो यहाँ पिल्लाजी गायकवाड़ को जिम्मेदारी दे दिया बाजीराव पेशवा ने कि भाई यहाँ का कार्यक्रम आप देखेंगे। बाद में जाकर के क्या हुआ
कि अब जो है पिल्लाजी गायकवाड़ ने उसे अपनी वंशानुगत प्रॉपर्टी बना ली। धीरे धीरे पेशवा भी कमजोर होने लगे, ये लोग मजबूत होने लगे, तो अब जो है नियंत्रण धीरे धीरे ढीला होने लगा। तो अब पता चला कि बड़ौदा में गायकवाड़ों ने अपना शासन स्थापित किया। बाद में जाके इंदौर में मल्हार राव होलकर को कमान दी गई। ये मालवा का क्षेत्र कि इंदौर मल्हार राव होलकर देखेंगे, तो अब मल्हार राव होलकर के बाद फिर जो है उनका परिवार शासन करने लगा इंदौर पे। ग्वालियर में सिंधिया को कमान दी गई। नागपुर में भोसले थे, रघुजी भोसले, और देवास या धार के पवार थे। तो इस तरह से मराठा परिसंघ एक बन गया, और ये परिसंघ तब तक बहुत मजबूत बना रहा जब तक पेशवा बहुत मजबूत रहे। और जैसे पेशवा मजबूत कमजोर होने लगे, वैसे जो है ये इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया ये आपस में ही लड़ने लगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे नए क्षेत्र आते गए, वैसे वैसे नए लोगों को गद्दी पर बिठाते चले गए बाजीराव पेशवा। ठीक है, अब देखिए 1740 में बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो गई। अब मराठा पेशवाओं को अगर आप देखेंगे तो मराठा पेशवा बड़े अल्प आयु हुए। अभी हम माधवराव पेशवा की भी बात करेंगे, या फिर हम इनकी ही बात करें नाना साहब बालाजी बाजीराव की, तो ये सब लोग बहुत अल्पायु हुए, क्योंकि अगर बाजीराव पेशवा की मृत्यु केवल 40 वर्ष में हुई थी। 40 वर्ष में, केवल 40 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि अगर ये 60-65 साल जी गए होते, यानी अगले 20 वर्षों तक और इनका जीवन हो गया होता ना, जो कि एकदम नॉर्मल जीवन था, तो भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन केवल 40 वर्ष की उम्र में ये चले गए, और जब 40 वर्ष की उम्र में गए तो उनके स्थान पे उनके पुत्र बालाजी बाजीराव, जिन्हें हम नाना साहब के नाम से जानते हैं, ये मराठा साम्राज्य के पेशवा बने। तो देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि मराठाओं का सर्वोच्च विस्तार किसके काल में हुआ, तो आप कहेंगे बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव के काल में मराठा सर्वोच्च विस्तार पर अपने पहुंचे। ठीक है, तो यह कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को खड़ा किया। पेशवा बाजीराव ने उस मराठा साम्राज्य को चलना सिखाया, और उस मराठा साम्राज्य को बालाजी बाजीराव ने दौड़ा दिया। और इसी दौड़ाने में 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया, जिसमें कि मराठों की पराजय हुई, और वो प्रलयंकारी रहा मराठों के लिए। ठीक है, इसी बीच में संगोला की संधि हुई। आपसे बार बार पूछा जाएगा कि किसके शासन काल में अब छत्रपति केवल नाम मात्र के रह गए, या छत्रपति की नियुक्ति अब पेशवाओं के मन से होने लगी। अब उल्टा हो गया, पहले पेशवा नियुक्त होते थे छत्रपति की मर्जी से, अब पेशवाओं की मर्जी से छत्रपति नियुक्त होने लगे। तो जब तक साहू जिंदा थे तब तक सारे पेशवा उनका बहुत सम्मान करते थे और कोई नहीं, लेकिन जब साहू गए तो बालाजी बाजीराव और छत्रपति राजाराम द्वितीय के मध्य एक संधि हुई, और इस संधि के तहत मराठा संगठन के वास्तविक नेता पेशवा बन गए। तो अब यह हो गया कि मराठा जो संघ है, जो संगठन है, उसके नेता कौन है, तो वो पेशवा हैं। तो ज़्यादातर जो गायकवाड़ हैं, जो होलकर हैं, जो सिंधिया हैं, जो पवार हैं, वो किसकी बात मान रहे हैं, तो मान रहे हैं पेशवा की बात। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये संगोला की संधि हुई, और बालाजी बाजीराव के समय से जो छत्रपति थे, अब वो ये मान लीजिए कि वो महलों के महापौर हो गए। उनका शासनकाल उनके महल तक चल रहा है, बाकी काम कौन देख रहा है, पेशवा देख रहे हैं। ठीक है, इसी बीच में बंगाल पर मराठों का रघुजी भोसले जो थे, उनके पास नागपुर का शासन था, तो वो बराबर बंगाल को परेशान किए रहे। और आप सोच लीजिए कि मराठा शक्ति कितनी प्रबल थी कि अलीवर्दी खां जो बंगाल का शासक था, इतना बड़ा सूबा था और बहुत योग्य शासक था, और वो कोई जो है अपने पिता बाप दादा से राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया था, उसने छीना था। मैंने आपको पढ़ाया था। उतना योग्य व्यक्ति को भी मराठे इतने दबा करके रखते थे कि उड़ीसा का प्रांत भी मराठों को जो है मिल गया बिना युद्ध लड़े, और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ भी देने का वादा 1751 में किया गया अलवर्दी खां के द्वारा। ठीक है, तो अब उड़ीसा तक मराठा साम्राज्य पहुंच चुका है, यानी कटक तक पहुंच चुका है। तो इसी बीच में मराठा
बनाम हैदराबाद के निजाम से कई युद्ध हुआ, जैसे 1752 में झलकी की संधि, 1757 में सिंदखेड़ का युद्ध, 1760 में उदयगिर का युद्ध और संधि। इसके बदले मराठों को अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर और बीजापुर मिला। इतना विस्तार दक्षिण में हो गया। अब यहां पर जो है, अब दिल्ली की तरफ हम फोकस करें, कैसे मराठे पानीपत के युद्ध में फंसे। ठीक है, देखिए जनवरी 1757 में दुर्रानी साम्राज्य, ठीक है, यानी अफगानिस्तान का बाबाए आजम जो है अहमद शाह अब्दाली, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो दिल्ली पर कई बार अटैक भारत पर जो है अहमद शाह अब्दाली ने किया। उसमें से 1757 में जो अटैक हुआ उसमें वो दिल्ली पर आ गया। ठीक है, और दिल्ली पर आ गया तो यहां दिल्ली में तो बहुत ढीली स्थिति है, तो दिल्ली पर उसने अधिकार कर लिया और नजीबुद्दौला को उसने दिल्ली में अपना एजेंट नियुक्त कर किया और वो अफगानिस्तान चला गया। अब ये बात मराठों को बहुत बुरी लगी, क्योंकि मराठे एक प्रकार से अब मुगलों के प्रोटेक्टर्स थे। माने मराठों की अधिकारिता दिल्ली में होनी चाहिए, न कि अहमद शाह अब्दाली की। तो एक बड़ी सेना लेकर के रघुनाथ राव, जो कि पेशवा बालाजी बाजीराव के छोटे भाई थे, वो रघुनाथ राव, इनकी भी उम्र हमें लगता है उस समय 20, 21 या 22 साल रही होगी। ये जो है अगस्त 1757 में दिल्ली पहुंचे और नजीबुद्दौला को उन्होंने मार करके दिल्ली से भगा दिया और अब्दाली को भगा दिया। तो अब अब्दाली को मराठों से खुली चुनौती मिल गई, लेकिन मराठे अब्दाली से डर नहीं रहे हैं। वो केवल दिल्ली में नहीं है, अब मराठे आगे बढ़े। अप्रैल 1758 में दिल्ली से रघुनाथ राव पंजाब पहुंचे और अब्दाली के पुत्र, वहां पंजाब के भी गवर्नर को हटा दिया था अब्दाली और अपने पुत्र को गवर्नर बना दिया था अब्दाली ने, तैमूर को। तो तैमूर को खदेड़ करके पंजाब पर अधिकार किया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्या कारण था पानीपत के युद्ध का, तो यही तो कारण था। इसी का तो बदला लेने आया कि भाई उसके अब्दाली के पुत्र को, जिसका नाम तैमूर शाह था, उसको खदेड़ दिया कौन? रघुनाथ राव। और अब मराठा साम्राज्य कटक से अटक तक विस्तृत हो गया। कब? कटक से अटक तक। तो कटक तक मराठे चले गए। ये बार बार आता है, आपको मैं मैप दिखाऊं विस्तार। यहां 1758 का ही मैप है, आप देखें तो ये आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद का निजाम है। इसको मराठे लगातार छोटा करते जा रहे हैं, हर 4-5 साल पे एक युद्ध लड़ते हैं और इसके को छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पूरा जो दिख रहा है मैप भारत का, इसको छोड़ करके ये अवध वाला क्षेत्र है, काशी है, पटना है और ये बंगाल वाला क्षेत्र है पूरा। इसको छोड़ करके ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये सब मराठा प्रभाव के क्षेत्र थे। तो सारे मराठा प्रभाव के क्षेत्र थे। और जहां डायरेक्ट रूल था, तो अब जैसे धार में रूल था मराठों का, इंदौर में रूल था मराठों का, झांसी में रूल था, ग्वालियर में रूल था, पूना, सतारा, कोल्हापुर, बीजापुर, इस पे डायरेक्ट रूल था मराठों का। और पूरा ये वाला जो क्षेत्र है राजपूताने का, उस पे इनकी होल्डिंग्स थी। ठीक है, अब मराठे कहाँ पहुंच गए हैं? तो यहाँ कटक मैंने बताया, अलीवर्दी खान ने दे दिया उड़ीसा का क्षेत्र, ये कटक है और ये है अटक। अब इसके आगे पेशावर है। ठीक है, और कंधार तक जाना चाहता है रघुनाथ राव कि हम कंधार पर भी करेंगे, ये शक्ति थी मराठों की। ठीक है, तो कटक से अटक तक मराठे चले गए और ऊपर आप देखें तो यहां कृष्णा नदी तक। ठीक है, तो कहते हैं कि एक ही समय में, माने एक समय में एक मराठा साम्राज्य का घोड़ा कृष्णा नदी का जल पीता है, उसी समय, ठीक उसी समय एक मराठा साम्राज्य का घोड़ा सिंधु नदी का जल पीता है। इतना बड़ा मराठा साम्राज्य बना। ठीक है, और अगर आप देखना चाहें तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज छोड़ करके गए थे। ये जो पूरा पीले में आपको दिख रहा है, ये थोड़ा ये, ठीक है, ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज छोड़ करके गए थे। ठीक है, और उसको इतना बड़ा किया पेशवाओं ने। ठीक है, अब जो है ये हो गया, तो अब अब्दाली ने कहा कि भाई हमको बदला लेना है। तो अब्दाली ने पलटवार किया और यहीं से पानीपत के तीसरे युद्ध की भूमिका तैयार हो गई। जो मराठा चौकियां थी वो बिखरती चली गई पंजाब में, और जिन लोगों को वहां दायित्व दिया गया था वो जो है अब अपना मोर्चा पीछे करते जा रहे थे। और हमें 10 जनवरी 1760 को अंत में मराठा आर्मी के बहुत प्रोमिनेंट लीडर दत्ताजी सिंधिया को भी अब्दाली ने मार दिया।
वो बड़ा मतलब जो है गजब की उसकी स्टोरी है कि कहते हैं कि दत्ता जी के गर्दन पर तलवार लगाया है नजीबुद्दौला और कहता है कि क्या दत्ता जो है और लड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जीवित बचा तो और लड़ूंगा। दत्ता जी सिंधिया मारे गए, बहुत बड़ी खबर थी जो है मराठों के लिए, क्योंकि उसी समय वो उदयगिर का युद्ध जीते थे और जश्न मना रहे थे। दत्ता जी सिंधिया चले गए। ठीक है, तो पानीपत के तीसरे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को। पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली को नजीबुद्दौला ने ही न्योता दिया था कि आओ मराठों से हमारी रक्षा करो। ये रुहेला अफगान था, इसी ने न्योता दिया था नजीबुद्दौला ने अब्दाली को। तो अब्दाली प्लस नजीबुद्दौला, इसके अलावा अवध का नवाब सुजाउद्दौला। अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला था वो राजनीति कूटनीति ये कहती थी कि वो कभी भी अब्दाली की तरफ नहीं जाएगा। इसके अलावा धार्मिक एंगल ये था कि सुजाउद्दौला एक शिया मुसलमान था और अब्दाली और नजीबुद्दौला ये सुन्नी मुसलमान थे। तो ये मराठों को लग रहा था कि सुजाउद्दौला हमें छोड़ करके नहीं जाएगा, लेकिन एक बार इस्लाम खतरे में है ये नारा जब दिया गया तो सब एक झंडे के नीचे आ गए। नजीबुद्दौला भी आ गया, अब्दाली भी आ गया, रुहेले भी आ गए और शिया मुस्लिम जो है सुजाउद्दौला वो भी अब अब्दाली के झंडे के नीचे आ गया। और यहाँ पर स्थिति ये हुई कि जब मराठे अब्दाली का सामना करने के लिए पानीपत में खड़े हुए तो मराठों का साथ किसी ने नहीं दिया। जाट राजा सूरजमल भी आए थे, वो भी क्षेत्र को लेकर के, महल को लेकर के, किले को लेकर के, अपनी अधिकारिता को लेकर के अंततः उलझ गए मराठों से और अपनी 15,000 की सेना लेकर के वो वापस चले गए। हालांकि उन्होंने बहुत मराठों की, पानीपत के युद्ध के बाद महाराजा सूरजमल ने मराठों की बहुत मदद की, बहुत ही अधिक मदद की, लेकिन युद्ध में भाग नहीं लिया। तो न राजपूतों ने साथ दिया, न सिखों ने साथ दिया, न जाटों ने साथ दिया। तो दिल्ली के मैदान में अपने आधार स्थल पूना से लगभग 1800 किलोमीटर दूर या 1500 किलोमीटर दूर मराठे अकेले पड़े थे और वहाँ से उतनी ही दूर का व्यक्ति, विदेश का व्यक्ति जो एक अब्दाली आया है, उसको यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मिली हैं। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे ये युद्ध लंबा खिंचने लगा और मराठों की सप्लाई लाइन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। अब धीरे धीरे अब्दाली जो है घिरने लगा, क्योंकि उसकी सप्लाई लाइन बहुत मजबूत थी, क्योंकि अवध का उतना बड़ा क्षेत्र उसका शासक वहाँ पर था, तो सप्लाई लाइन वीक होने लगी। अंततः जो है मराठे इतनी स्थिति हो गई कि मराठे जो है के पास खाना नहीं था, पशुओं को देने के लिए चारा नहीं था, पेड़ की छाल को काट करके और उसको पानी में गर्म करके मराठे सैनिक खा रहे थे। ये स्थिति हो गई थी। ठीक है, और इस युद्ध को कौन लीड कर रहा था? तो विश्वास राव। ये कौन है? तो विश्वास राव हैं बालाजी बाजीराव के पुत्र, ये लीड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये नाम मात्र के लीड हैं, ये नॉमिनल है। हालांकि युद्ध के मुख्य सेनापति हैं, लेकिन ये नॉमिनल है। रियल सेनापति कौन है? तो सदाशिव भाऊ, जो कौन है? इनके चाचा जी हैं और विश्वास राव के बहुत प्रिय हैं और बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई हैं। ये जो है लीड कर रहे हैं, ओरिजिनल लीडर ये हैं और विश्वास राव जो है नाम मात्र के लीडर हैं। ठीक है, अब पानीपत का युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को सुबह 8-9 बजे से ही प्रारंभ हो गया। कहते हैं, हालांकि इस पे तो बताने के लिए बहुत है, लेकिन बस इतना मैं बताना चाहूँगा कि इस विपरीत परिस्थिति के बाद भी लगभग 12 बजे तक ये स्थिति थी कि मराठे भारी थे। मराठों की जो हुजूरात सेना थी, जो कि पेशवा की सेना थी, उसने जो है अब्दाली, चूंकि अब्दाली लड़ता नहीं था सामने से, अब्दाली पीछे टीले पे बैठ के दूरबीन से देख रहा था युद्ध और वहाँ से संचालन करता था, इसीलिए मराठे उसे नामर्द कहते थे। ठीक है, ये शब्द इसी तरह से जो है यूज हुआ है, तो हमने भी यूज कर दिया कि ये नामर्द है, ये युद्ध मैदान में नहीं आता, पीछे टीले पर बैठ के दूरबीन से देखता है। ठीक है, हालांकि 12 बजे तक हुजूरात ने इतना किया, जो अब्दाली के प्रधानमंत्री की सेना थी,
जिसकी संख्या लगभग 25 से 30 हजार थी, क्योंकि ये युद्ध तो 5-6 किलोमीटर के दायरे में लड़ा जा रहा था ना। तो स्थिति ये हो गई थी कि अफगान वापस भागने लगे, और कहते हैं कि उनका वजीर, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसकी स्थिति ये हो गई कि वो जमीन पर बैठ गया। ये बात कौन बताता है? काशीराज पंडित बताते हैं, क्योंकि काशीराज पंडित कौन थे? तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पानीपत के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, तो आप कहेंगे काशीराज पंडित थे। काशीराज पंडित कौन है? तो हैं तो वो महाराष्ट्र के ही ब्राह्मण हैं, और वो जो है सुजाउदौला के वकील हैं, एक प्रकार से मतलब मंत्री की तरह हैं। तो सुजाउदौला ने कहा कि जाकर के देखो, मतलब मेन जो युद्ध की भूमि है वहां पर क्या हो रहा है। तो काशीराज पंडित लिखते हैं कि मैं जब गया, मैंने देखा तो जो वजीर है वो जमीन पर, हाँ नाम याद आ गया मुझे, शाह वली खान जो वजीर था, कहते हैं कि शाह वली खान जो है जमीन पर बैठा था और ऐसे जो है धूल उड़ा रहा था, और अपने साथियों से अपने सर पे धूल उड़ा करके डाल रहा था, और कह रहा था, घोड़े से नीचे जमीन पर बैठा था और कह रहा था, साथियों काबुल बहुत दूर है, साथियों कहाँ जाओगे, काबुल बहुत दूर है। वो सब भागने लगे। ठीक है, 12 बजे के बाद स्थिति पलटी। बहुत बड़ा इसका इतिहास है, ये विश्व के बहुत बड़े युद्धों में बहुत बड़ा था। ठीक है, तो अब देखिए अब ये क्या हुआ। युद्ध में अंततः मराठों की हार हुई। पेशवा के पुत्र विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, इन दोनों लोगों को व्यापारियों ने, कहते हैं पेशवा को बताया, उन्होंने कहा कि 2 जो मोती हैं वो विलीन हो गए। ठीक है, और इसके अलावा जसवंत राव पवार, तुकोजी सिंधिया, पिल्ले जी जाधव। मैं बताना बस इतना चाहता हूं कि जदुनाथ सरकार कहते हैं कि कोई मराठा परिवार नहीं बचा महाराष्ट्र में जिसका एक व्यक्ति इस युद्ध में न काम आया हो। कुछ परिवार ऐसे थे कि 2-2, 3-3 व्यक्ति चले गए। मतलब ये बहुत बड़ा जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी किताबें जो है मेरे पास होंगी, केवल पानीपत के तीसरे युद्ध की ही। ठीक है, कभी देखेंगे तो पानीपत के तीसरे युद्ध को ही पढ़ेंगे 2-3 घंटे में। तो मराठों के हार के क्या कारण रहे उसको देख लीजिए। तो सदाशिवराव भाऊ की कूटनीति का सफलता, तो कहते हैं कि रघुनाथ राव तो मजा आया था उत्तर भारत का, सदाशिवराव भाऊ को भी उत्तर भारत में नहीं आए थे, ये दक्षिण भारत का ही देख रहे थे मामला, तो ये आए, तो इन कूटनीति का सफलता हुई। सूरजमल को भी इन्होंने नाराज कर दिया। इसके अलावा स्थानीय मदद के अभाव में मराठे अकेले पड़ गए। मराठों द्वारा छापामार युद्ध नीति, इस पर भी होता है कि मल्हारराव होलकर ने कहा कि हम छापामार युद्ध करेंगे, इन्होंने कहा कि नहीं हम छापामार युद्ध नहीं। तो ये बड़ा डिबेट है, क्योंकि अब जो है मराठा साम्राज्य वो थोड़े था कि 4-5 हजार सैनिक वाला। ये मराठा साम्राज्य 50-60-80 हजार सैनिक का था, जिसमें गार्दी सैनिक ही 12 हजार थे। गार्दी यानी जो बंदूक चलाते थे, जो तोप चलाते थे। तो जिसके पास इतना संसाधन होगा वो छापामार युद्ध थोड़े लड़ेगा। इसके बाद अब्दाली का श्रेष्ठ सेनापति और अनुशासित सैन्य संगठन जो है, और मराठों के भारी तोप खाने की जगह अब्दाली के ऊंटों पर, तो इसने ऊंट पर जमूरा तोप कहते थे, ऊंट पर छोटी छोटी 2 तोपें लगा देना और ऊंट को दौड़ाना और तोपों को भरना और चलाना। तो ये बड़ा मोबिलाइजेशन आसान हो गया ना, क्योंकि बड़ी जो तोपें थी युद्ध में ना, उनको एक बार आपने लगा दिया तो अब युद्ध के दौरान उनको मोड़ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि 40-40, 60-60 बैल लग करके तो वो उनका मोबिलाइजेशन होता था, इतने इतने बैल लगते थे तब वो जो है चलती थी। ठीक है, ये हो गया, ये मैप हमने आपको दिखा दिया, मराठा परिसंघ हमने देख लिया। तो अब पानीपत के तीसरे युद्ध में क्या के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा है वो समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में से प्रश्न आएगा। तो जेएन सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश हो गया, कई लोग चले गए। इसके अलावा GS सरदेसाई कहते हैं कि युद्ध स्थल में मराठों के सैन्य बल की इतनी अधिक क्षति हुई कि इसके अतिरिक्त इस युद्ध ने कुछ भी निर्णय नहीं किया। इसके अलावा CD ओवन कहते हैं कि इससे मराठा शक्ति कुछ काल के लिए चूर चूर हो गई। यद्यपि यह बहुमुखी दैत्य मरा तो नहीं, परंतु इतनी भली भांति कुचला गया कि यह लगभग सोया रहा, और जब यह जागा तो अंग्रेज इससे निपटने के लिए तैयार थे और अंत में इसे जीतने तथा समाप्त करने में सफल हुए। यहां देखिए मैंने लिखा है प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित, इन्होंने युद्ध को देखा था। तो इन्होंने लिखा कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलंकारी सिद्ध हुआ, और RB सरदेसाई ने लिखा कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्धारित, देखिए इनका बड़ा कोट वो होता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्धारित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। तो इनकी बुक है मेरे पास काशीराज पंडित की। ठीक है,
नहीं, ये तो बखर है, ये रघुनाथ यादव चित्रगुप्त ने लिखा जो है, ये भाऊ का बखर है। इसमें सारा चीज़ें हैं, किसको कितनी सैलरी दी जा रही थी, कैसे मोबिलाइजेशन हुआ, वो जो है अगर आपको पसंद हो तो ये सारी चीज़ें, कुछ ही किताबें हैं, कुछ यहाँ है नहीं, तो आप देखें तो ये पानीपत के बारे में बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा तो विश्वासराव पाटिल की किताब है पानीपत, वो हिंदी में भी है, बहुत अच्छी किताब है, उसे आप जो है देख सकते हैं। और इसमें भी क्योंकि ये नाना साहब पेशवा के बारे में है, तो इसमें भी पानीपत के युद्ध का बहुत उल्लेख है। इसके अलावा काशीराज पंडित, उन्होंने भी अपनी किताब लिखी है जिसमें उन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, तो उसमें भी ये है। ठीक है, तो पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्धारित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। तो दोनों शक्तियां, अहमद शाह अब्दाली जीत तो गया पानीपत का युद्ध, लेकिन उसकी भी बहुत बड़ी क्षति हुई। तो मराठे भी दावेदारी से हट गए और दुर्रानी भी दावेदारी से हट गया और एक नया पावर आ गया जिसे हम जानते हैं ब्रिटिश राज के नाम से। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है सेंटेंस, तो इसको देख लीजिए आप। इसके अलावा थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए हम समझ लें पानीपत का युद्ध कितना बड़ा था कि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। और जब भी लगभग 4 किताबें मैंने पानीपत पर पढ़ ली हैं, जिसमें से कि 2 तो बखर है। बखर मतलब क्रॉनिकल, मतलब डेली की का जो लिखा जाता है कि आज ये हुआ कल ये हुआ, तो वो जो है उसी का, ये देखिए बखर लिखा हुआ हिंदी में है, ये किताब इंग्लिश में। अभी मोडी लिपि में, ये भी प्रश्न पूछा गया था, मोडी लिपि में जो है लिखा जाता था, मराठे मोडी लिपि का प्रयोग करते थे। तो इसमें कुछ हमको लगता है मेन टेक्स्ट भी होगा। ठीक है, आप देखें एक तरफ जो है ये है और एक तरफ जो है इसका इंग्लिश वर्जन है। तो ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि मराठे किस लिपि का प्रयोग करते थे, वो मोडी लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये युद्ध बहुत बड़ा था और इस युद्ध के बाद कई कहावतें आ गई, साहित्य में कई कहावतें आ गई, समाज में कई कहावतें आ गई, उनको हम आपको बताते हैं। पहला था कि आमचा विश्वास पानी पतात गेला। ठीक है, आमचा विश्वास पानी पतात गेला, यानी हमारा विश्वास पानीपत को में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो कौन है विश्वास? तो वही विश्वासराव जो पेशवा के पुत्र हैं, बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वासराव, जो कि नॉमिनल हेड थे, उस युद्ध के मुख्य सेनापति थे। तो वो मारे गए, है ना। कहते हैं कि मराठा साम्राज्य में विश्वासराव जैसा सुंदर पुरुष और मस्तानी जैसी सुंदर स्त्री दूसरी नहीं हुई। ठीक है, मस्तानी वही जो बाजीराव पेशवा से जिनका प्रेम था। ठीक है, तो आमचा विश्वास पानीपतात गेला, तो हमारा विश्वास पानीपत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक तो ये हो गया, विश्वासराव मारे गए पानीपत के युद्ध में। लेकिन अब जो है मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति के साथ धोखा खा गया है, ऐसे आम बोलचाल में जो है, तो कोई धोखा खा गया है और फिर वो व्यक्ति उस व्यक्ति से आता है कि मदद मांगने, और पहले धोखा दिया फिर मदद मांग रहा, तो वो व्यक्ति जिससे वो मदद मांग रहा है वो क्या कहता है? आमचा विश्वास पानीपतात गेला, हमारा विश्वास तो पानीपत में चला गया, मतलब आप पर हम विश्वास नहीं करेंगे। इसके अलावा संक्रांत कोसलानी, ठीक है, संक्रांत कोसलानी यानी संक्रांति, मकर संक्रांति हम कहते हैं ना, मकर संक्रांति उसके उनके ऊपर आपदा की तरह पड़ा। तो कोई अचानक से आपदा बड़ी आ जाती है तो महाराष्ट्र में कहते हैं संक्रांत कोसलानी। इसके अलावा पानीपत झाले यानी बहुत बड़ा नुकसान होना। तो अगर जो है किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है तो वो क्या कहता है? पानीपत झाले यानी बहुत बड़ा नुकसान। पानीपत में तो मराठों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसके अलावा 1.5 लाख बांग्या फुटल्या यानी 1.5 लाख चूड़ियां टूटे, यानी 1.5 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। तो चूड़ियां टूटी का मतलब क्या है कि जब परंपरा है कि जब कोई पुरुष मरता है, किसी का पति मरता है, तो उसकी पत्नी जब विधवा हो जाती है तो अपनी चूड़ियों को तोड़ देती है, सिंदूर को पोंछ लेती है। तो 1.5 लाख स्त्रियों ने महाराष्ट्र में ऐसा किया। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है सीधे हम आंग्ल मराठा युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। तो पानीपत का सदमा इतना बड़ा था कि उसको पेशवा बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर पाए, क्योंकि इनका पुत्र भी मारा गया, बड़ा पुत्र विश्वासराव, और इसके अलावा इनके चचेरे भाई जिन्हें कि इनके मित्र के तौर पर देखा जाता था, सदाशिवराव भाऊ, वो भी मारे गए। तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए पेशवा
बालाजी बाजीराव और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके पुत्र माधवराव पेशवा बने। ठीक है, माधवराव की उम्र कितनी थी? 17 साल। 17 साल की उम्र में माधवराव, इन्हीं के बड़े भैया थे विश्वासराव, तो माधवराव पेशवा बने। माधवराव पेशवा को थोराले माधव कहा जाता है, महान माधव। तो महान माधव यानी माधवराव पेशवा के बारे में ये है कि इतने कम समय में और इतने बड़े क्षेत्र पर इन्होंने जिस तरीके से मराठा साम्राज्य को पुनः खड़ा कर दिया, ये इतिहास में अनोखा विषय है। ठीक है, तो ये महान पेशवा है, 17 साल की उम्र में पेशवा बन गए हैं। ठीक है, तो इनके सामने चुनौती क्या है? तो अब इनके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 1761 से पहले जो मराठों से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते थे, वो अब मराठों को आंख दिखाने लगे हैं कि इनका तो काम जो है खत्म हो गया। ठीक है, तो मराठा प्रतिष्ठा की बहाली के लिए कड़ा प्रयास इन्होंने किया। निजाम और रुहेलों को फिर हराया गया और मैसूर से चौथ वसूली गई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ उत्तर में। ठीक है, 1761 से ये लगे हैं और उत्तर में एक घटनाक्रम हुआ कि अंग्रेजों का पेंशनर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मैंने आपको बताया था कि जब बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ शाह आलम द्वितीय, तो 1765 में इसने अंग्रेजों के साथ संधि की और क्लाइव को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने दीवानी राइट्स दिया। उसके बदले 26 लाख रुपए वार्षिक इसको मिलने लगा। अंग्रेजों का पेंशनर बन गया और संरक्षण में रहने लगा। लेकिन ये उसके बाद छटपटाता था कि हम दिल्ली पे आए। मराठों की भी रुचि थी कि भाई ये मुगल बादशाह है, इसको दिल्ली में बिठा करके हम अपना ही हुकूमत दिल्ली में स्थापित करें। तो मराठा संरक्षण में से इलाहाबाद लाया गया। ठीक है, फिर से देखिए मराठों का दुर्भाग्य कम नहीं हो रहा है और केवल यानी 1761 में 17 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठे और 1772 में इनकी मृत्यु हो गई। तो केवल 27-28 साल की उम्र में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। और यह कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि पानीपत के बाद मराठों के लिए दूसरी प्रलयंकारी घटना थी। तो ये दो घटनाक्रम हो गया, 1761 में पानीपत का युद्ध और दूसरा ये कहते हैं कि 1772 में महान माधव की मृत्यु, ये दूसरी प्रलयंकारी घटना थी। तो पहले को तो झेल गया मराठा साम्राज्य। कहते हैं कि माधवराव पेशवा जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उस समय 1772 में खड़े होकर के 1761 में कोई देखता था तो उसे पानीपत का युद्ध नहीं दिखता था, क्योंकि इन्होंने फिर से मराठा पावर को कंसोलिडेट कर दिया। फिर से नए नए जो है सेनापति आने लगे, जिसमें से कि एक महान सेनापति थे माधवराव सिंधिया। तो फिर जो है, और इसीलिए कहा गया है कि यह पानीपत से बड़ी प्रलयंकारी घटना थी कि माधवराव पेशवा 27 साल की उम्र में चले गए। कोई पेशवा दीर्घजीवी हुआ ही नहीं। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये चले गए तो इनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने। अब जब नारायण राव पेशवा बने तो चाचा रघुनाथ राव देख रहे हैं। रघुनाथ राव कौन है? वही रघुनाथ राव है जो अटक तक चला गया, अब्दाली के पुत्र को मार करके भगा दिया। तो वो क्या है? तो वो मराठा साम्राज्य का हीरो है। और कौन है? तो वो बालाजी बाजीराव के छोटे भाई हैं। तो ठीक है, बालाजी बाजीराव थे तो विश्वासराव उनके उत्तराधिकारी थे। विश्वासराव गए तो माधवराव पेशवा बन गए। अब माधवराव पेशवा बने तो वो चले गए तो पता चला नारायण राव उनके छोटे भाई पेशवा बन गए। अब इनका नंबर आ ही नहीं रहा, तो ये षड्यंत्र करने लगे और अंततः जो है हत्या करवा दी गई। रघुनाथ राव ने हत्या करवा दिया नारायण राव का। हालांकि वो एक पत्र था जिसमें गार्दी सैनिक को लिखा गया था, उसमें यह था कि पकड़ो और उसी को जो है बदल करके मारो कर दिया गया इस तरह से। तो मतलब फाइनली इनकी हत्या हो गई। तो पेशवा नारायण राव के पश्चात उनके अल्पायु पुत्र माधव नारायण राव पेशवा बने। ठीक है, माधव नारायण राव पेशवा बन गए। कुछ दिन रघुनाथ राव रहे और उसी में जो है मराठा साम्राज्य में ही एक बहुत प्रसिद्ध न्याय शास्त्री हुए राम शास्त्री, न्यायाधीश राम शास्त्री। इतने मतलब उच्च नैतिक बल के व्यक्ति थे कि रघुनाथ राव जब एक प्रकार से पेशवा ही था तो उन्होंने फैसला रघुनाथ राव के विपक्ष में सुनाया, कहा कि तुमने ही हत्या की है।
इतने मजबूत राम शास्त्री थे। ठीक है, तो माधव नारायण राव पेशवा बने, और अब चूंकि पेशवा ये छोटे थे, ये तो पेट से ही पेशवा बन गए थे, तो एक 12 भाई परिषद गठित की गई। 12 भाई परिषद, 12 भाई परिषद, चूंकि पेशवा क्या है, छोटे हैं, बालक हैं, तो उनके शासन को देखने के लिए एक परिषद बनी, जिसे लीड करते थे नाना फडणवीस, जिन्हें मराठा साम्राज्य की बुद्धि कहा गया। नाना फडणवीस बहुत रोचक कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो खुद को पेशवा न बनाए जाने के कारण रघुनाथ राव बंबई पहुंचा और अंग्रेजों से सहायता मांगी। अब देखिए, मराठा साम्राज्य का ही एक व्यक्ति अंग्रेजों के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है कि हमारी मदद करो और हमको पेशवा बनाओ। तो अब क्या हुआ, तो अब 1775 से 1782 तक चले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। क्यों तैयार हो गई? क्योंकि रघुनाथ राव बंबई पहुंचा, अंग्रेजों से सहायता मांगी और इसने एक संधि की उनसे, जिसे हम कहते हैं सूरत की संधि। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें बड़े ट्विस्ट आएंगे। तो सूरत की संधि हुई 7 मार्च 1775 को। कुल 16 शर्तें इसमें थी। इसमें से मुख्य विषय जो था वो मैं आपको बता देता हूं। तो अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, ये अंग्रेजों ने कहा। बदले में सालसेट और बसीन के टापू, सालसेट और बसीन के टापू और भड़ोच की आय अंग्रेजों को मिलेगी, और ये वादा भी कि मराठे कर्नाटक और बंगाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। इतनी चीजें अंग्रेजों ने मांगी और रघुनाथ राव तो तैयार हो ही गए, इनको पेशवा बनना था। तो यहां से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो 18 मई 1775 को अंग्रेजों और मराठों के बीच आरस का युद्ध लड़ा गया। ये अनिर्णायक रहा। आरस का युद्ध लड़ा गया, ये अनिर्णायक रहा। अब क्या इसी बीच में ट्विस्ट आया 1 मार्च 1776 को, कि यहां पर अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने यह बता दिया था कि जो बंगाल का गवर्नर है, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया है, और जो मद्रास और बंबई के गवर्नर हैं उसके अधीन है, उसके नीचे है। और ये जो संधि हुई थी, ये रघुनाथ राव और बंबई काउंसिल, यानी बंबई के गवर्नर की काउंसिल के साथ हुई थी। अब जब वारेन हेस्टिंग को यह पता चला तो उसने कहा कि आपके पास कहां अधिकारिता है, आप ऐसा कैसे करेंगे? तो युद्ध अब नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं मराठों से उलझने की। ठीक है, और चूंकि अब भारत में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन था? वारेन हेस्टिंग था। क्यों, किसने बताया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने। तो एक पुरंदर की संधि हुई है, किससे हुई? मराठा और कलकत्ता काउंसिल के बीच। अब बंबई काउंसिल हट गई, तो यह कहा गया कि यह सूरत की संधि रद्द हो गई। सूरत की संधि रद्द होने का पहला मतलब क्या है कि अब अंग्रेज रघुनाथ राव की सहायता नहीं करेंगे। तो सूरत की संधि रंग, और अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ा। अब जब यह हुआ तो बंबई काउंसिल डायरेक्टर्स के पास पहुंच गई, जो कंपनी के मालिक हैं। उनसे क्या कहा? बीआईसी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा सूरत की संधि को मान्यता मिल गई। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह मान्यता दे दी बंबई काउंसिल के संधि को। अब तो भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही मेन मालिक है ना। तो अब फिर से सूरत की संधि जो है बहाल हो गई, और यह पुरंदर की संधि समाप्त हो गई। ठीक है, अब पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। तो अब कैसे हुआ? जनवरी 1779 में ताल गांव के युद्ध में अंग्रेजों की करारी हार हुई और बड़गांव की संधि हुई। ठीक है, तो ये सब घटनाक्रम, ताला गांव का युद्ध और बड़गांव की संधि। तो बड़गांव की संधि में क्या हुआ? मराठों को पहले हारे उनके समस्त क्षेत्र मिले, और सिंधिया को भड़ोच की आय का एक भाग मिला, ये कहते हैं। अब जैसे ही ये बड़गांव की संधि हुई, अब वारेन हेस्टिंग भड़क गया कि अरे ये तो अपमानजनक संधि है। तो हेस्टिंग ने अपमानजनक बड़गांव संधि को खारिज कर दिया कि नहीं। और अब युद्ध फिर से शुरू हुआ। अहमदाबाद और बसई पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, पूना तक अंग्रेज आ गए, ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, इसी बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया, और अंग्रेज 2 मोर्चों पर घिर गए। एक तो वो हैदर अली के साथ, और दूसरे मराठों के साथ। तो अब 2 मोर्चों पर युद्ध होने लगा। तो अब यह हुआ कि अंग्रेज अब एक मोर्चे को समाप्त करना चाहते थे, तो अंततः सालाबाई की संधि हुई। तो आपसे पूछा जाएगा सालाबाई की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो भैया सालाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई। क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया और उसे 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी जाएगी, यह कहा गया।
महादजी सिंधिया को युद्ध में हारे। महादजी सिंधिया कौन है? तो वही ग्वालियर के सिंधिया। माधव नारायण राव को पेशवा की मान्यता दे दिया अंग्रेजों ने कि यही पेशवा है, और सालसेट और थाना दुर्ग अंग्रेजों को मिला। अब ये सालाबाई की जो संधि थी उसने दोनों पक्ष को, अंग्रेजों को भी मराठों को भी 20 वर्षों का शांति काल दिया। अब इस 20 वर्ष को के दौरान जो है अंग्रेजों ने अपनी ताकत बढ़ाई और आप मराठा आपस में ही जो है उलझे रहे। ठीक है, इसी बीच योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु हुई। ठीक है, सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 में। और अब हम 1782 से लेकर के उस कालखंड में आ रहे हैं कि जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। ठीक है, तो इसी बीच बहुत महान योग्य नेताओं की मृत्यु हुई। एक तो महादजी सिंधिया, दूसरे अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, आप ये जान लीजिए कि वर्तमान में जितने बड़े स्थान पे मंदिर हैं सबका पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने किया। वर्तमान काशी का विश्वनाथ जी मंदिर जिसे कि औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, उसको भी बनाने का काम इन्होंने ही किया। इसके बाद तुकोजी होलकर और नाना फडणवीस। फाइनली 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हुई, जिन्हें कहते हैं कि ये मराठों की, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों का सारा सयानापन और उनकी सारी बुद्धिमत्ता चली गई। ठीक है, इसी बीच 1799 में मैसूर को पर निर्णायक विजय हुई अंग्रेजों की। टीपू सुल्तान को उन्होंने निपटा दिया। ठीक है, 1795 में क्या हुआ? पेशवा माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, कहते हैं कि नाना फडणवीस का इतना दबाव था, वो इतना अपने को घुटन महसूस करते थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। 1795 से 1818 तक रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का पेशवा बना। जब इन्होंने आत्महत्या की तो अब देखिए, जो रघुनाथ राव जीवन भर ये प्रयास करता रहा कि मैं पेशवा बनूं, वो तो पेशवा नहीं बन पाया, लेकिन उसका पुत्र बहुत आसानी से पेशवा बन गया और ये बाजीराव द्वितीय के नाम से मराठा साम्राज्य का पेशवा बना। तो हम रघुनाथ राव को ये कहें कि जिन भी गलत शब्दों से हम रघुनाथ राव को नवाजें, उसके दुगने शब्द को सुनने के लिए योग्य है उसका पुत्र बाजीराव। क्या हुआ देख लीजिए। अब ये मराठा साम्राज्य में आपस में ही सब लड़ने लगे। 1801 में हुआ कि पेशवा यानी यही बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया। कौन है दौलत राव सिंधिया? तो महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया के दत्तक पुत्र हैं, यानी गोद लिए गए पुत्र हैं दौलत राव सिंधिया। इन दोनों ने गुट बनाया और यशवंत राव होलकर, ठीक है, यशवंत राव होलकर ये इंदौर के होलकर हैं, बड़ा योग्य शासक यशवंत राव होलकर उस समय का। ठीक है, तो यशवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या इन्होंने करवा दी हाथी से कुचल करके। ठीक है, अब जब ये हुआ तो होलकर ने कहा कि हम बदला लेंगे, तो होलकर ने हमला किया और पेशवा और सिंधिया दोनों की सम्मिलित फौज को इसने हरा दिया होलकर ने। और पूना पर होलकर ने अधिकार कर लिया और ये पेशवा जो था ये भाग गया बसीन। अब इसका पिता भी भागा था, सूरत की संधि किया था, अब ये भी भाग गया, बसीन की संधि किया कि हमारी जान होलकर से बचाओ। तो बसीन की संधि क्या हुई? तो 31 दिसंबर 1802 को हुई। किसके बीच? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। तो आप देखें, यही पिता पुत्र जो है मराठा साम्राज्य में अंग्रेजों का प्रवेश करा रहा है। तो क्या हुआ? पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया। ये आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन लिखा यही है, पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया और पूना में अंग्रेजी सेना की तैनाती को भी। अब आप समझ लीजिए कि पेशवा ने सुरक्षा के बदले अपनी स्वायत्तता को बेच दिया। ठीक है, गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, पेशवा ने हैदराबाद के निजाम से चौथ का अधिकार भी छोड़ दिया। मराठा साम्राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में, यानी पेशवा ने बेले जली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। जब ये हुआ घटनाक्रम तो और जो मराठा साम्राज्य के घटक थे यानी सिंधिया और भोसले, ये एक हो गए कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे अस्तित्व पर ही संकट हो गया। लेकिन अब ऐसे समय में गायकवाड़ तटस्थ रह गया, गायकवाड़ इस संघ में नहीं शामिल हुआ। और चूंकि होलकर के भाई की हत्या इन लोगों ने की थी तो ये इतना बड़ा जख्म था कि इतना जल्दी भर तो जाएगा नहीं, तो होलकर भी खड़ा रहा। तो ये दोनों लोग ही मिल करके द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का बिगुल फूंक दिया। 1803 से 1805 चला और अंग्रेज इस बार पूरी तैयारी में थे। उन्होंने मराठों के सभी केंद्रों पर का मतलब सिंधिया और भोसले के सभी केंद्रों पर एक साथ हमला बोला। आर्थर बेलेजली ने दक्कन में और जनरल लेक ने उत्तर भारत में मोर्चा संभाला।
और 5 महीने के अंदर ही सिंधिया और भोसले को हरा दिया गया। आप सोच लीजिए, सिंधिया बहुत बड़ी ताकत था, महादजी सिंधिया बहुत बड़ी ताकत था, लेकिन इन दोनों नागपुर के भोसले और सिंधिया को हरा दिया गया। और देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को हुई भोसले और अंग्रेज के बीच। क्या हुआ, तो अब देखिए यहां पर भी कहा गया कि नागपुर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा, तो भोसले को दबा दिया गया देवगांव की संधि के द्वारा। इसके बाद एक अलग संधि की गई, सुरजन अर्जन गांव की संधि। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब अंग्रेज मराठा शक्तियों से अलग अलग संधि कर रहे हैं, अब इन्हें अलग अलग पावर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब ये मराठा संघ नहीं है, ये तो मराठों से ही संधि होती है, लेकिन अब अलग अलग संधि हो रही। भोसले की संधि देख लिया आपने। अब अर्जन सुरजी अर्जन गांव की संधि दौलत राव सिंधिया के मध्य हुई। इन्होंने भी ग्वालियर में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने को मान्यता दे दी। अब इस बीच जो है, जब ये स्थिति दिखी तो यशवंतराव होलकर ने भी मोर्चा खोल दिया। बाद में जब ये दोनों लोग पराजित होकर युद्ध से हट गए तो यशवंतराव होलकर ने मोर्चा खोला और अंग्रेजों की उम्मीद के विपरीत होलकर बहुत मजबूत निकला है, होलकर को हराया नहीं जा सका। कई मोर्चे आए जहां से अंग्रेजों ने होलकर को खदेड़ा और कई मोर्चे ऐसे थे जहां होलकर ने अंग्रेजों को खदेड़ा, लेकिन अंततः हारा नहीं होलकर। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन मराठा नेता अंत तक जो है जीता ना जा सका और सबसे बाद में जो है इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, तो होलकर थे। तो जनवरी 1806 में अंग्रेजों और होलकर के मध्य राजघाट की संधि हुई और युद्ध में होलकर द्वारा हारे उसके सभी क्षेत्र उससे वापस मिल गए। कहा गया कि अब युद्ध हमें नहीं चाहिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होलकर से संधि करो, और होलकर से सम्मानजनक संधि हुई। यहाँ अंग्रेज रेजिडेंट और अंग्रेजी सेना वाला नाटक नहीं हुआ, तो ये तो हुआ। ठीक है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध केवल नाम के लिए लड़ा गया, इसका कोई औचित्य नहीं था। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जब पिंडारियों के विरुद्ध, पिंडारियों को मराठों के कुत्ते कहते थे, जब मराठा सेना आगे चलती थी युद्ध के बाद लूट मार करने का काम पिंडारियों का था, तो इनके विरुद्ध पिंडारियों के विरुद्ध जब पूरा अभियान चलाया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, तो एक तो ये मराठों को बुरा लगा और पेशवा जो कि अब अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, तो इन पर जो है ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप जो नाम मात्र का भी मराठा संघ के नेता बने हुए हैं, यानी पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़ के मालिक हैं, इंदौर के होलकर के मालिक हैं, ग्वालियर के सिंधिया के मालिक हैं, जो पहले वास्तव में मालिक थे लेकिन अब तो केवल नाम मात्र के मालिक थे। तो ये भी कहा गया कि ये नाम मात्र वाला नौटंकी भी आप बंद करिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में लड़ा गया। तो पेशवा को अंग्रेजों ने किरकी में हराया, भोसले को सीताबर्डी में हराया, होलकर को महिदपुर में हरा दिया, और ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में हुई। कई संधियां हुई है, किसके किसके बीच हुई ग्वालियर की संधि, तो संधि से याद रखिए ग्वालियर की संधि यानी सिंधिया के साथ। तो सिंधिया और अंग्रेजों के बीच संपन्न हुई, और इसमें जो शर्तें हैं आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मंदसौर की संधि जनवरी 1818। अब सब लोग जो है इस संधि के बाद एकदम अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो जाएंगे, और वो कब तक रहेंगे, तो 1947 तक। मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में हुई, किसके बीच हुई, होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई। इंदौर की विदेश नीति पर भी अंग्रेजों ने अधिकार किया और ब्रिटिश रेजिडेंट रखने पर भी होलकर को रजामंद कर लिया। ठीक है, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ये रेजिडेंट वाला नाटक होलकर के साथ नहीं चला था, लेकिन अब तीसरे में होलकर भी आ गए। इसके बाद लाचार पेशवा ने एक मोर्चा और खोला, तो इसी को कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि पेशवा की सेना को, अरे पेशवा की अब सेना क्या, पेशवा की ताकत क्या, कोरेगांव में हरा दिया, महारों की फौज ने हरा दिया, है ना। तो अब पेशवा के पास हिम्मत ही कहाँ है जो है, अब तो पेशवा एकदम कमजोर है। ठीक है, जनवरी 1818 में कोरेगांव तथा फरवरी 1818 में अंटी में पेशवा की करारी हार हुई। तो पेशवा को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में निर्वासित किया गया, और बाद में यही गोद लेंगे नाना साहब को, जिनको पेंशन नहीं मिलेगी तो 1857 की क्रांति में भाग लेंगे। इसके अलावा मराठा स्वाभिमान के रक्षण हेतु, कि मराठों का स्वाभिमान बना रहे, इसके हेतु जो सतारा राज्य था जहां छत्रपति बैठते थे, उसको अंग्रेजों ने कह दिया कि अब ये सतारा स्टेट अलग से हो गया, और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह को यहाँ का राजा बना दिया गया। तो एक नया स्टेट बना करके वहाँ का राजा बना दिया गया प्रताप सिंह को, और बाद में सतारा को अंग्रेजों ने छीन भी लिया। ठीक है, हम जानते हैं हड़प नीति के सिद्धांत के तहत। ठीक है,
तो ये आप देख रहे हैं 1795 में भारत का मैप और 1805 में भारत का मैप, किस तरीके से जो है अंग्रेज आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मराठा साम्राज्य और 3 आंग्ल मराठा युद्ध और पानीपत के युद्ध को देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।